आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। वो परिवार या वो व्यापार जो कि अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं, वो या तो कर्ज के तरह डूब जाते हैं और या फिर उनका जो है परिवार संकट में आ जाता है, व्यापार ख़त्म हो जाता है। मैं हूं हरीश और मेरे नज़रिया के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं चुनावी खर्च के बारे में। हम सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो 2024 का उसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, उसकी पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पार्टियों द्वारा जो है कैंडिडेट जो लड़ना चाहते हैं उनको टिकट अनाउंस हो चुके हैं और इस खर्च के बारे में भी हम सब जानते हैं, आप देखते होंगे, लेकिन कईयों को शायद नहीं भी पता होगा। तो क्या हम जानते हैं कि इस चुनावों पे खर्च कितना होता है, हर कैंडिडेट कितना खर्च करता है और सरकार के द्वारा कितना खर्च होता है? आइए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। लोकसभा चुनाव के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित खर्च है पर कैंडिडेट वो करीब 95 लाख रुपए है। यानी कि 95 लाख रुपए एक कैंडिडेट, एक एमपी खर्च कर सकता है अपनी तरफ से। लेकिन जो कैंडिडेट पार्टी की तरफ से, बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से लड़ते हैं, तो पार्टी भी उनके ऊपर खर्च करती है और वो पार्टी का खर्च जो है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार से यह एक एनालिसिस निकाला गया है कि लगभग जो 95 लाख रुपए निर्धारित लिमिट है उससे कहीं बढ़ चढ़ करके खर्च होता है और ये लगभग जो है 5 से 6 करोड़ तक जाता है। यानी कि अगर 543 जो एमपीज हैं उनका अगर देखा जाए तो एक एक सीट पर कई कई एमपीज लड़ते हैं, तो एक अनुमान के हिसाब से पिछले 2019 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था पूरे इलेक्शन में और 2024 का यह अनुमान है कि यह दोगुना होने वाला है, यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा पूरे इस 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस पर। यह एक बहुत बड़ा खर्च है हमारे जैसे एक ऐसे जो अब देश जो कि अभी जो है उभर रहा है देश हमारा, काफ़ी लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं गरीब हैं, गरीबी से रेखा से नीचे रहते हैं। हमारी जो ज़्यादातर इकोनॉमी जो है वो टॉप जो 5% लोग हैं उन्हीं के पास है, बाकी तो सब जो है उनकी जो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो हमारे जैसे देश में इतना खर्च 1,20,000 करोड़ रुपए एक एमपी के इलेक्शन में, जो कि 1,20,000 करोड़ रुपए, कई ऐसे देश होंगे जिनकी इकोनॉमी भी इससे कम होगी, उनकी जीडीपी जो है इससे कम होगी, तो हम इतना खर्च कैसे कर सकते हैं? और अगर ये करते भी हैं तो ये आता कहाँ से है? अल्टीमेटली ये आता तो हमारी जेब से ही है, हमारे जनता के ऊपर ही इसका बोझ पड़ता है। तो ये सारा खर्च को हमें कम करना पड़ेगा और उसको कम करने के कुछ ना कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसमें जो मान लीजिए एमपी जो खर्च करते भी हैं तो वो रिकवर कैसे करते हैं। यानी ये मान लीजिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या मान लो मैं एक एमपी का चुनाव लड़ रहा हूँ और अगर मैं जीतता हूँ तो मेरी इनकम कुछ होती है, क्योंकि मैं जो है एज एमपी मुझे कुछ सैलरी मिलती है, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन अगर मैं जीतता ही नहीं हूँ तो क्या होता है? तो मेरा जो है सारा का सारा वो जो खर्च किया था वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कई हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं साल दर साल, हर इलेक्शन बाई इलेक्शन जो हर 5 साल लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं, जीतते नहीं हैं। अब देखते हैं, मान लो कि एक एमपी जो है वो चुनाव जीत गया, जीतने के बाद जो है उसकी जो लीगल इनकम है वो 1,00,000 रुपये पर मंथ है और उसके अलाउंसेस भी मिला लिए जाएं तो वो लगभग 2.5 लाख रुपए बनते हैं। यानी कि अगर साल का देखा जाए तो लगभग 30 लाख रुपए, और 5 साल के लिए एमपी बनता है तो 5 साल के लिए उसको पूरी इनकम जो है लगभग 1.5 करोड़ बनती है। अब 1.5 करोड़ उसकी इनकम, यानी कि आमदनी 1.5 करोड़ और खर्चा लगभग 6 करोड़, जैसा कि मैंने बताया है। तो एक एमपी जो जीतता है, जीतने के बाद उसकी जो इनकम है लगभग 1.5 करोड़ और खर्चा लगभग 6 करोड़। तो मैं तो कह रहा था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यहाँ तो आमदनी 54 भी नहीं और खर्चा रुपये से भी ज़्यादा है। तो अब देखिए कि ये सारा रिकवरी जो सिस्टम है, यानी कि जो एक एमपी इलेक्शन लड़ने के बाद जो पैसा खर्च करता है उसको उतना हासिल नहीं होता। तो क्या वो चैरिटी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं। हो सकता है कि केवल 1% 2% केवल चैरिटी के लिए इलेक्शन लड़ते हों, देश सेवा के लिए इलेक्शन लड़ते हों, लेकिन ऐसा सोचना या ऐसा समझना नादानी है। मैं समझता हूँ, मेरा नज़रिया ये कहता है
कि कोई भी अगर जो है इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी रिकवरी ज़रूर चाहता है। तो अब लीगल तरीके से रिकवरी नहीं हो पा रही है तो फिर रिकवर कहाँ से करते हैं? रिकवर ये करते हैं इलीगल तरीके से। अभी हमने देखा ही है कि पार्टीज के पास भी जो फंड आता है वो एक कोई उद्योगपतियों के द्वारा दिया जाता है कि वो कोई एक लीगल तरीके से नहीं दिया जाता है, वो एक इलीगल तरीके से, हालांकि कहने को तो वो लीगल है लेकिन उनकी पार्टियों द्वारा जो सत्ता में पार्टी रहती हैं, स्टेट में हैं या सेंटर में हैं, वो उद्योगपतियों को जो है लालच देती हैं, उनके द्वारा उनके लिए स्कीम्स बनाती हैं, उनको प्रोजेक्ट अलॉट करती हैं और उनके जो है सीबीआई या फिर ईडी और या फिर आईटी इनकम टैक्स की जो का डरावा दिखा करके उनसे उगाही का काम करती हैं। तो ये सारा जो तंत्र है, एक नेक्सस जो बना हुआ है वो पूरे का पूरे जो है सिस्टम का, वो जो है चुनावी पर हावी होता है। तो अब सोचिए, ये तो जो पार्टीज़ के इलेक्शंस हैं, जो पार्टियां उनको ऊपर खर्च कर देती हैं, अब एक गरीब आदमी जो है, मान लीजिए कि ईमानदार व्यक्ति है, वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? क्या उसके लिए संभव है इतना पैसा खर्च करना? मान लीजिए मैं ही इलेक्शन लड़ना चाहूँ या आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो क्या ईमानदारी से आपका इलेक्शन लड़ना संभव है? मैं नहीं मानता हूँ कि संभव है। तो ऐसे देश में डेमोक्रेसी का मतलब है कि एट पार सभी लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को हर एक गरीब व्यक्ति को भी इलेक्शन लड़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है या डेमोक्रेसी की जो उसका सेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्शन अब केवल जो है अमीर लोगों का रह गया है, केवल वही इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत आ रहा है। तो अगर अमीर ही लड़ सकते हैं तो फिर इसका पूरी डेमोक्रेसी का जो, जैसे मैंने बोला है कि सेंस जो है वो ख़त्म होता है। तो इस पूरे तंत्र को कैसे ख़त्म किया जाए? तो मेरा सुझाव, मेरा नज़रिया यही है कि ऐसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं कि इस पूरे जो है नेक्सस को ख़त्म करने के लिए हमें एक अलग से प्रावधान करना पड़ेगा ताकि जो है चुनाव के ऊपर जो है पैसा जो है लिमिटेड खर्च हो, पहली बात तो, और लिमिटेड भी खर्च हो तो लीगल तरीके से ही खर्च हो और हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इलेक्शन लड़ने की और चुनाव जीतने की। तो मेरा नज़रिया अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें और चैनल देखते रहें। मेरा नज़रिया ऐसे और कई मुद्दों के ऊपर चर्चा करके, और आपके सुझाव अगर इसके ऊपर कुछ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम लोग जो है और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे आने वाले कई एपिसोड्स में। थैंक यू, धन्यवाद।